हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा इकोनॉमिक्स बैच चल रहा है जिसमें हम रमेशिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 इन्फ्लेशन को देखेंगे कि क्या होता है, किस तरीके से चीजें होती हैं। इफ अगर आपको ये लाइव बैच अटेंड करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप साथ ही में सी सेट बैच भी पढ़ सकते हैं। और उसको भी लाइव ज्वाइन करना है तो आप सीधा लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा, और बाकी कमेंट में आप अपने कमेंट जो कुछ भी डाउट है वो आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मैं वो डाउट आपका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर पाऊँ। तो चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इन्फ्लेशन चैप्टर नंबर 7 रमेश सिंह। और इफ अगर आप किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने पहले किसी भी बुक से पढ़ा है, क्योंकि कंसेप्ट सेम ही रहेगा, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, कंसेप्ट सेम ही रहेगा। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्योंकि महंगाई आपके लिए भी वही है, महंगाई मेरे लिए भी वही है। किसी ने रमेश सिंह पढ़ी है तो वो मेरे साथ रमेश सिंह पढ़ लेना, और जिसने रमेश सिंह नहीं पढ़ी है, कोई और सी बुक पढ़ी है, तो वो कोई और सी बुक से रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चलिए, अच्छा माइक ऑफ अरे कर लीजिए। इन्फ्लेशन। আরে এই দরজাটা বন্ধ করে দাও না। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है? महंगाई। इसके बारे में मैंने बताया भी था कि क्या होती है महंगाई, किस तरीके से हमें पता ওই चलता है ঘরে कि যা, ওই ঘরে एक যা। बेसिक, मैंने आपको वो चीज बताई थी। लेकिन अब अगर हम देखें डिमांड एंड सप्लाई, ये सारे मतलब बेसिकली महंगाई होती क्या है वो मैंने बता दिया था, लेकिन होती क्यों है वो हम देखेंगे। हमें पता कैसे चलती है जब महंगाई होती है? तो मैंने सिंपल आपको बताया था कि मान लीजिए दो, कि किसी किसान ने एक फर्टिलाइजर खरीदा है 2000 रुपीज का 2023 में, और वो फर्टिलाइजर खरीदता है 3000 का। ठीक, ये कब खरीद रहा है? ये खरीद रहा है 2024 में। तो उसको लगेगा कि यार ये तो महंगा हो गया। ऑब्वियसली बात है, महंगा तो हुआ है, 2000 से 3000 हुआ है। 2023 में 2000 का था, 2024 में वो 3000 का फर्टिलाइजर है। तो अब ये हुआ क्यों है? चलो, इससे तो मेरे को इन्फ्लेशन पता चल गया कि इन्फ्लेशन है, लेकिन हुआ क्यों है? हुआ क्यों है वो हम देखते हैं। देखो, दो सिनेरियो बनते हैं। दो सिनेरियो कैसे? ये आप लोगों को पता भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस हाँ समझ लेना है इस चीज को। मान लेते हैं कि कोई एक ये शॉप है, शॉप शॉप वाला पर्सन है, इसके पास 10 पार्ले जी के बिस्किट है। 10 पार्ले जी, पीजी आप लोगों ने खाए होंगे पार्ले जी काफी। अब मान लेते हैं कि इसको खरीदने वाले लोग कितने हैं? इस 5 मानते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लिखना भी है ना। ये 2 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, 5 पार्ले जी। ওটা দাও তো। और इसको खरीदने वाले कितने लोग हैं? 10 मान लेते हैं। वन দরজা। 1 2 3 4 5, ठीक। और 5 और 1 5 6 7 8 9 10। नंबरिंग चलो चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 लोग हैं इसको खरीदने वाले, ठीक है। माइक ऑफ कर लीजिए। अभी ये जो पार्ले जी का बिस्किट, ये जो 5 पैकेट थे, ये मान लेते हैं कि ये पहले 10 रुपीज का एक मिल रहा था। 10 रुपीज का एक पैकेट मिल रहा था। अब क्या होता है? 10 रुपीज का एक पैकेट मिल रहा है, और खरीदने वाले 10 लोग हैं, और शॉप वाले के पास सिर्फ 5 ही पार्ले जी के पैकेट बचे हैं। अब इसके बाद उसके पास है ही नहीं। अब वो क्या करेगा?
अब वो क्या करेगा? ठीक, ये मान लो कि एक पार्ले जी बचा है, और कंडीशन को थोड़ा सा सिनेरियो को बदल लो, और सिनेरियो बदल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक ही पार्ले जी बचा है, एक ही पार्ले जी का पैकेट है, एक ही पार्ले जी बिस्किट का पैकेट है, खरीदने वाले 10 लोग हैं। ठीक, अब क्या होगा? अब यहाँ पे, अब शॉप वाले को दिख रहा है कि भाई उसके पास खरीदार तो बहुत सारे हैं, इसका बेस प्राइस 10 रुपीज है, 10 रुपए में बिक रहा है। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे प्राइस को इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास सप्लाई की शॉर्टेज है, लेकिन इसको यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा लग रही है। तो जैसे ही इसने इसके प्राइस 15 रुपए करे, तो ये वाला पर्सन नहीं ले रहा है। बचे कितने अब? 9 लोग। अब इसने जैसे ही इसका प्राइस कितना कर दिया, इसने 20 रुपीज कर दिया, तो 2 लोग और गायब हो गए, क्योंकि उन लोगों के पास सिर्फ 15 रुपए तक थे, 20 रुपए वो भी नहीं दे पा रहे हैं। फिर इसने इस प्राइस को कितना कर दिया, इसने इस पार्ले जी के प्राइस को 25 कर दिया, तो ये 2 लोग गायब हो गए, क्योंकि इनके पास भी 20 रुपए तक थे, 25 रुपए अब ये भी नहीं दे पा रहे हैं। फिर इसने इसका प्राइस कितना कर दिया, 30 रुपीज कर दिया। अब 30 रुपीज कर दिया, तो ये भी निकल गए 6 और 7, क्योंकि इनके पास भी 25 रुपए तक थे। अब इसने क्या करा, अभी भी 3 लोग हैं लेने वाले, तो अब इसने प्राइस कितना कर दिया, 35 कर दिया, 35 कर दिया, तो ये वाला जो था, एट एट भी निकल गया कि भाई मैं भी 30 तक पे कर सकता, तो 35 मैं भी नहीं कर सकता। अभी 2 लोग और बचे, 2 लोग और बचे, तो इसने इसका प्राइस कर दिया 40। ठीक, अब इस ये जो 40 है, इसने भी सोचा यार मैं भी 35 तक दे सकता था, अब तो मैं नहीं ले रहा 40 में। तो अब बचा कौन, एक पर्सन, कौन, 10। तो यानी कि ये 40 रुपए में इस बिस्किट को ले रहा है। क्यों ले रहा है 40 रुपए में? क्योंकि इसके पास उतने रुपीज हैं। लेकिन अब आप देखो तो यहाँ पे ये धीरे धीरे बिस्किट का प्राइस इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि इसके पास पता था कि इसके पास ग्राहक बहुत हैं, लेकिन इसके पास शॉर्टेज है। तो यानी कि इसके पास सप्लाई कम है, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड बहुत ज्यादा, और जिस टाइम पे सप्लाई कम डिमांड ज्यादा होती है, उस टाइम पे क्या होता है, प्राइस अप जाता है, प्राइस अप जाता है। आप खुद देख लो सिनेरियो, पार्ले जी का बिस्किट एक तक खरीदने वाले लोग 10 थे, धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज करा, लास्ट में एक पर्सन बच गया खरीदने वाला, जो कि कितने रुपए में खरीद रहा था, 40 रुपए में उन्होंने खरीद लिया उसको। तो यानी कि 10 रुपए से एक बिस्किट का प्राइस 40 रुपए चला गया है। तो ये कंडीशन आप अपने पास लिख लेना, क्या कि जिस टाइम पे सप्लाई सप्लाई क्या होती है, कमी होती है, और डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम। ये जो एरो बना रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि सप्लाई, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम। तो इस टाइम पे कौन सा सिनेरियो, डी दोबारा से बना देते हैं। तो डिमांड ज्यादा है, तो इस टाइम पे सिनेरियो क्या बनता है कि सर प्राइस जो है वो अप जाता है, यानी कि प्राइस अप जाता है। ओके, चलिए इस चीज का आपको पता चल गया। नेक्स्ट दूसरा सिनेरियो क्या बनता है, जिस टाइम पे इस, तो मान लेते हैं, अभी चलो वैसे ही हाइपोथेटिकली बताते हैं, फिर आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी बताएंगे। मान लेते हैं कि ये शॉप वाला है कोई, और इसके पास 10 पार्ले जी के बिस्किट पड़े हुए हैं। ये मान लेते हैं कि इसके पास एक पार्ले जी का बिस्किट पड़ा है, एक पार्ले जी का बिस्किट पड़ा है, उसके पास भी एक ही पड़ा था, इसके पास भी एक ही पड़ा है। ठीक, लेकिन इसको अब कोई खरीदने नहीं आ रहा है, यानी कि इसके पास सप्लाई है, मतलब ये जो बिस्किट का पैकेट है ये 10 रुपीज का है, ये जो बेच रहा है वो RS10 का है। लेकिन आजकल कोई पार्ले जी खरीदने नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है इससे खरीदने? क्योंकि उनके पास अलग अलग वो आ गए हैं बिस्किट्स। ठीक, अलग अलग वेराइटीज हो गई हैं। तो अब इसको लग रहा है यार ये जो पड़ा हुआ बिस्किट है ये बेकार ना हो जाए, तो एटलीस्ट 10 रुपए बर्बाद होने से बेहतर है कि मैं इस बिस्किट के प्राइस को डाउन करके, मैं इस बिस्किट के प्राइस को डाउन करके 5 रुपए में बेच दूं, एटलीस्ट कुछ तो आएगा। तो उसने उसका प्राइस कितना कर दिया, 5। तो वो जो 10 रुपए वाला बिस्किट था वो 5 रुपए में बिका है। और जब 5 रुपए में बिका है, क्यों बिका है कि सर यहाँ पर जो एक सिनेरियो बन गया था क्या, कि यहाँ पर डिमांड बहुत कम थी, सप्लाई थी, यहाँ पे सप्लाई ज्यादा थी, और जिसकी वजह से जो प्राइस था, प्राइस में ड्रॉप आपको देखने को मिला। तो यानी कि ये दो सिनेरियो बनते हैं। ठीक है, दो सिनेरियो क्या कि सर डिमांड कम थी, सप्लाई ज्यादा थी, और प्राइस कम चला गया। अब
आप ये चीज आप अपने डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं। अब आप ये देखिए कि जैसे गर्मी गई है अभी और ठंड आ रही है, ठीक, अभी तो पता ही नहीं चल रहा है ठंड आई हुई है कि नहीं आई है, ठीक। तो इस टाइम पे जो एक ट्रांजिशन फेज होता है, तो इस टाइम पे जो गर्मियों वाले कपड़े होते हैं वो सस्ते में बिकते हैं। आपको 50% सेल, 60% सेल, क्योंकि वो जो कपड़े हैं वो फिर आउट फैशन हो जाते हैं, अगले ईयर कुछ नया फैशन आ जाता है। तो एटलीस्ट वो क्या करते हैं कि इन कपड़ों को निकालने के लिए बैठे रहते हैं कि आउट फैशन हो जाएंगे, फिर ये अगले साल के लिए कुछ नया फैशन आ जाता है। तो फिर वो इनको कितने पे बेचते हैं कि सर 50% डिस्काउंट सेल लगी है, ये वो लगा है, इस तरीके से। जिस टाइम पे एक सीजन का क्या होता है, ट्रांजिशन, अब जैसे ही नेक्स्ट ईयर विंटर जाएगी, समर आएगी, तो उस टाइम पे विंटर के कपड़े आपको बहुत सस्ते सस्ते मिलेंगे। या कई बार क्या होता है कि जो स्टॉक होता है, कई बार क्या होता है कि जो आउट फैशन स्टॉक होता है दुकानदार के पास, आउट फैशन मतलब आउट फैशन स्टॉक रखा हुआ है, ठीक। अब वो बिक तो नहीं रहा, अब उसने क्या करा यार, ये 100 रुपीज पर शूज में बेच रहा था लेकिन कोई ले ही नहीं रहा है क्योंकि फैशन आउट हो गया है। तो वो क्या करेगा, उसको 50 रुपीज में बेचेगा कि एटलीस्ट मेरे पास कुछ तो पैसा आए। तो वो सेल लगा देता है 50% ऑफ की, और बताता है कि 500, ऐसे नहीं करते, 500 में दो, 50 में दो, इस तरीके से। तो क्योंकि उनके पास सप्लाई ही बहुत ज्यादा है और डिमांड कम है, तो वो सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है, तो उसके प्राइस को कम कर देते हैं कि एटलीस्ट उनका उतना तो पैसा निकल आए जितना उन्होंने इन्वेस्ट करा है, वरना तो ऐसे तो पूरा खराब हो जाएगा। तो ये जितनी भी सेल वगैरह लगती हैं, जितने भी डिस्काउंट देते हैं, ये ऐसे नहीं देते हैं, ठीक। और कई बार जो ये डिस्काउंट वगैरह देते भी हैं तो उसमें हर एक चीज अपना कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक साड़ी का प्राइस 1000 रुपीज है, अब वो उसमें बोलता है कि 50% हम इस पे डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मतलब 50% तो बहुत ही ज्यादा हो गया है, 1000, 10% मान लेते हैं, 10% साड़ी, ठीक, 10% हम इसमें डिस्काउंट दे रहे हैं, एक्चुअल में वो उसको 1000 में ही बेचना चाहेगा, तो वो इसका 10% प्राइस बढ़ा देगा, क्या कर दिया उसने, 1100 कर दिया, ठीक। 1100 में वो आपको 5% डिस्काउंट, मतलब कुल मिला के वो अपना फायदा थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली आते सामने वाला करेगा ही। दुकान खोल के बैठा है, उसको किराया भी देना है, हर एक चीज देनी है, तो ये नहीं है कि सामने वाले जो दुकानदार भैया हैं वो हम पे मेहरबान हो रहे हैं और हमको वैसे ही दे दे रहे हैं कुछ भी, या बार्गेनिंग हमने अगर कर ली है तो, ठीक। तो उसके भी पीछे हर एक चीज कैलकुलेटेड है कि इतने से नीचे नहीं जाएंगे। कभी आप बार्गेनिंग करना, बार्गेनिंग में भी एक रेट ऐसा आ जाता है जिसके नीचे वो जाता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है अगर इसके नीचे गया ना मैं, तो उसके नीचे मेरा भी नुकसान हो जाएगा, और मतलब जितने का मैं ये लेके आया था प्रोडक्ट, वो भी पैसा नहीं निकलेगा। तो बार्गेनिंग में भी वो एक रेट के नीचे नहीं जाएंगे। लेकिन वो हाँ, कई बार अगर जैसे आप दिल्ली में सरोजिनी नगर मार्केट चले जाओ, लाजपत नगर, लक्ष्मी नगर मार्केट वगैरह है इधर साइड में, वो तो कुछ एक्स्ट्रा ही कर देते हैं भाई, 100 रुपए के सामान के 500 रुपए तुमको बता देते हैं, 500 छोड़ो, 1000 रुपए बता देते हैं। फिर वो, एक बार मैं गया, मैं मतलब मैं तो दिल्ली में ही हूँ तो मुझे, मैं तो कई बार, वहाँ 2019 की बात है, मैं सरोजनी नगर मार्केट में गया, तो मेरे वहां पे आप लोग अगर कभी गए होगे दिल्ली में ही, तो वो जो वॉच बेचते रहते हैं ऐसे ही कि अरे सर ओरिजिनल है ये वो है, तो फास्ट ट्रैग की कोई कॉपी लेके आया है मेरे पास, फास्ट ट्रैग वाली वॉच की, और कहने लगा सर ये चोरी का माल है, जल्दी से ले लीजिए, ये ऐसा कोई देख लेगा, मतलब साइड में होके दिखा रहा है मेरे को, ठीक। मैं बोला हाँ भाई बता कितने की है, पता तो था मुझे कि ये फर्स्ट कॉपी है, कहता है सर ये वैसे मार्केट में जाओगे तो 2500 रुपए वाला प्रोडक्ट है, लेकिन मैं आपको इसको 1000 में दूंगा। मैं बोला भाई यार, और वो पता है लास्ट में कितने की देके गया उसको, वो लास्ट में 100 रुपए की मैंने ले ही ली, मैं चल रहा हूँ, क्योंकि वो पीछे ही पड़ गया था लास्ट तक, मेट्रो तक, तुम समझ रहे हो। 2500 की वो, उसने वो बताया कि सर ये 2500 की मिलती है मार्केट में, 1000 रुपए का वो मेरे को बेचने की सोच रहा था, देके गया वो 100 रुपए में। इफ अगर कोई पर्सन उसको 1000 देता तो उसको सीधा 900 रुपए का फायदा हो रहा था। अब आप ये देखो कि जब वो 100 रुपए की भी देके गया तो उसको तब भी उसमें फायदा है, ठीक है। तो हर एक चीज कैलकुलेटेड है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ ऐसे ही दे रहा है चीजों को। ओके, तो चलिए अब बाकी सारी चीजों को समझते हैं इसमें कि क्या है क्या नहीं है। सर, आई होप, अच्छा, किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज बीच में पूछ yes, लीजिएगा। somebody is writing in chat. 18 messages are coming, sir. क्या है? अच्छा
No, this class is not dedicated for RBI grade V preparation. This class is dedicated only for UPSC preparation and PCS preparation. And we are doing economics for the UPSC perspective, not for any other exam perspective. But yes, if your syllabus is contradicting with the UPSC, then you can learn from the here as well. Okay, because economics is same for all exam. But the question ask the way of asking question, yeah, the method of asking question is different in exams, but you can learn economics if you want to learn economics Jalu from here, but speaking this English. class is not purely dedicated for RBI exam. ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये इन्फ्लेशन के अब टाइप भी होते हैं। अभी पहले मैं बाद में बताऊंगा मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन क्या होता है, ये सारी चीजें कॉस्ट वगैरह, लेकिन अब मैं आपको ये बताता हूँ। इन्फ्लेशन के टाइप्स, बाकी इसमें अलग अलग चीजें भी बताएंगे। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, एनीवन? सप्तऋषि जी, कौन कौन से टाइप होते हैं? अंशिका जी, अनु जी, और कोई, माधुरी जी, जो भी हैं आप लोग, बताइए क्या होता है इन्फ्लेशन के टाइप। महंगाई के भी प्रकार होते हैं सर, महंगाई तो एक ही होती है, प्राइस बढ़ जाता है। अब इसमें प्रकार क्या हो गए इसके, टाइप्स? अंशिका जी, कोई सा भी एक प्रकार बताइए इन्फ्लेशन का, ये या तो नहीं पता सप्तऋषि जी सर। हैं? ऑप्शंस दो। So, ऑप्शंस। ऑप्शंस, sir, हाँ हाँ बताइए। cost push inflation, ये तो मेजर्स हैं, मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज जस्ट लाइक कि आपको वो एक कंडीशन, एक प्रोसेस प्रोसेस है। चलो ठीक है, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ बताओ। creeping inflation, ओके, ठीक है, ये ठीक है। hyperinflation, ओके, चलो ठीक है, ओके ओके, लेट्स स्टार्ट विद मी। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है क्या, लो इन्फ्लेशन। व्हाट इज लो इन्फ्लेशन? लो इन्फ्लेशन इज जस्ट लाइक कि भाई महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। जस्ट लाइक कि आपको पता ही नहीं चल रहा है। जैसे एक टाइम पे आपने एक न्यूज सुनी होगी, मे बी, अगर सुनी या नहीं सुनी है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। लेकिन मैं इस न्यूज की पुष्टि नहीं करता हूँ यूट्यूब व्यूअर्स, ये सब, क्योंकि ये डिस्क्लेमर देना आजकल सोशल मीडिया पे बहुत जरूरी हो गया है, वरना कुछ भी बोलना एक वो हो जाता है कि भाई ऐसे नहीं बोलना है, ये नहीं करना है। तो डिस्क्लेमर पहले ही दे देता हूँ, इस न्यूज की मैं कोई भी पुष्टि नहीं करता हूँ। मैंने भी सुनी है, ये देखी है, तो इसलिए कि एक कोई एक बैंक एम्प्लॉय था, उसने क्या करा, सबके अकाउंट से सबके अकाउंट से वन एक एक रुपीस निकाल लिया। तो सप्तऋषि जी, अगर आपके अकाउंट से मैं 1 रुपए निकालूं, आपको कुछ फर्क पड़ेगा? आपको पता भी नहीं चलेगा इनफैक्ट, 1 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा, है कि नहीं? अंशिका जी, आपको फर्क पड़ेगा अगर आपके अकाउंट से 1 रुपया निकल जाए तो? क्या आप बैंक में लड़ने जाएंगे कि मेरा 1 रुपया क्यों काटा गया? नहीं सर। नहीं जाएंगे ना, कोई नहीं जाएगा। नहीं। इस पर्सन ने एक एक रुपए ऐसे निकाले। हाँ बताइए। ऐसे ही जो आप एग्जांपल दे रहे हो ना, 1 रुपए वाला, मतलब ऐसे वो जो जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला था ना, आई थिंक जनवरी में, तो ऐसे ही मतलब गूगल पे आ रहा था कहीं से लिंक वगैरह कि राम मंदिर का प्रसाद ले सिर्फ 5 रुपए 10 रुपए कुछ ऐसा था, तो सभी पे कर हाँ हाँ देंगे। हाँ, और एग्जैक्टली उससे मतलब एग्जैक्टली, इसके पास कितने ज्यादा करोड़ रुपए हो गए होंगे। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इनफैक्ट तो इस मैं भी पे बैंक करने ही वाली थी। तो उसने तो बहुत, अरे आपकी बात छोड़ो, मैं भी करने वाला था, sir, लेकिन वो मेरे को बाद में पता चला। हर एक कोई बेवकूफ बन जाता है, मुझे भाई ये पढ़े लिखे बच ही ये जाते कोई हैं। फेक है, मतलब एक बार लगता है कि हाँ hello, ऐसा हो भी सकता है कि भाई प्रोवाइड करा रहे हैं ऑनलाइन, डिलीवरी कर हम्म, रहा था कि घर पे ही डिलीवर hello, करेंगे प्रसाद। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सेम यहाँ पे एम्प्लॉय ने क्या करा, मान लेते हैं कि अगर इन्होंने 1 करोड़ पर्सन के अकाउंट से भी, 1 करोड़ पीपल के अकाउंट से भी एक एक रुपीस निकाला, तो कितने रुपए हो गए? 1 करोड़ रुपए हो गए। लेकिन फर्क नहीं पता चला, बहुत स्लोली स्लोली करके निकाले ना,
एक एक रुपया निकालना, भाई कौन जा रहा है वहां पे जाके, अरे ठीक है कट गए होंगे, अकाउंट में तो पैसे वैसे ही कटते रहते हैं, मैसेजेस चार्ज के कट गए, ये कट गए, तो एक रुपए पे कोई ध्यान नहीं देता। तो एग्जैक्टली सेम विद दिस, लो इन्फ्लेशन यानी कि बहुत स्लो स्लो करके इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको इतना पता नहीं चल रहा है, ठीक। लेकिन जब वो एक टाइम पे बड़ा अमाउंट हो जाता है तो उस टाइम पे आपको पता चलता है। तो यानी कि जो ये लो इन्फ्लेशन है, इसके अंदर इन्फ्लेशन तो है, इन्फ्लेशन कितना है, इन्फ्लेशन है एक स्मॉल अमाउंट में, जस्ट लाइक जैसे बढ़ रहा है कि 2.3 हो गया, फिर अगले साल 2.4% हो गया, मतलब 0.1% बढ़ गया, फिर 2.5 हो गया, फिर 2.6 हो गया, ठीक, बहुत स्लोली स्लोली बढ़ रहा है, नो इशू। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। व्हाट इज गैलोपिंग, गैलोपिंग इन्फ्लेशन? गैलोपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप देखो तो वेरी हाई इन्फ्लेशन, वेरी हाई इन्फ्लेशन, यानी कि जिस टाइम पे एकदम से प्रोडक्ट के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब इसमें कैसे, ये अगर आप देखें तो ये 2 डिजिट में रहता है, ये 2 डिजिट, 2 डिजिट इन्फ्लेशन है, मतलब जस्ट लाइक 12%, 10%, 15%, 2 डिजिट इन्फ्लेशन, 2 डिजिट, 2 डिजिट इन्फ्लेशन। अब ये कैसे, मान लो कि कल को कोई एक चॉकलेट 100 रुपए की थी और परसों जाके वो चॉकलेट 120 की होगी, तो यानी कि 20% उस पर प्राइस बढ़ गया, है कि नहीं, 20% इस पे प्राइस बढ़ गया, तो यानी कि ये 2 डिजिट इन्फ्लेशन हो गया इसमें, ठीक। अचानक से उसका दो, मतलब 2 डिजिट यानी कि बढ़ तो रहा है लेकिन इतना भी हाई नहीं है, 2 डिजिट है, मतलब जस्ट लाइक 48, 49, 50, 51, मतलब कुल मिला के इस तरीके से, ठीक। और ये वाला जो 2 डिजिट इन्फ्लेशन था वो आपको देखने को मिलता था 1970 और 1980s में लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कौन सी होती है, एनीवन वर्ल्ड में पढ़ा है, किसी भी एक कंट्री का नाम बताओ जो कि लैटिन अमेरिकन ब्राजील, कंट्री है, और कौन सी आती है? अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, चिली, बोलिविया, वेनेजुएला, हाँ हाँ ठीक है, कोलंबिया। इन सारी कंट्रीज में जो इन्फ्लेशन था वो 1970s के टाइम पे, 1970s और 80s के टाइम सर पे। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। कौन सी होती है मतलब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज? लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो ये जैसे ब्राजील वगैरह हो गया, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में आपको देखने को मिल जाएंगी, ये अर्जेंटीना है, चाइल, ये चिली, जो भी आप बोलो, ठीक, ये ब्राजील है, तो जितनी भी कंट्रीज हैं अधिकतर वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के नाम से कहला दी जाती हैं, मतलब एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है उस एरिया को, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती हैं, नॉर्वे, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, ठीक, इनको बोल देते हैं इस तरीके से, तो एक नामकरण कर देते हैं, जैसे वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज एक नाम हमने नामकरण कर रखा है, ठीक। सेंट्रल अमेरिका, इस तरीके से कर देते हैं ना, तो ये जैसे ये जो लैटिन अमेरिकन है इसमें ब्राजील आ गया, आपका चिली या चाइल या अर्जेंटीना वगैरह, ठीक। तो इन सारी कंट्रीज में 1970 और 80s के टाइम पे 2 डिजिट इन्फ्लेशन चल रहा था, मतलब 2 डिजिट से कई बार तो वो 3 डिजिट में भी पहुंच गए थे, यानी कि 50 to 700% तक इन्फ्लेशन चल गया था इन कंट्रीज के अंदर में उस टाइम पे। और फिर उसके बाद आपको पता है रशिया का डिसइंटीग्रेशन भी हुआ था, रशिया का, ऐसे यूएसएसआर, यूएसएसआर जानते थे ना पहले रशिया को हम, यूएसएसआर, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, कौन कौन सी कंट्री बनी है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, जल्दी सर से बताओ। यूक्रेन, हाँ, बेलारूस, बुल्गारिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, देन उज्बेकिस्तान, देन लिथुआनिया, लातविया एंड इस्टोनिया। हाँ एग्जैक्टली, तो ये यूएसएसआर सारा पूरा एक हुआ करता था, लेकिन जैसे हमारा, मतलब यार देखो ये भी मैं बोलने से पहले बोल देता हूँ, ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक। चलो एग्जांपल में देता ही नहीं, छोड़ो। यूएसएसआर बेसिकली डिसइंटीग्रेशन हुआ, ये सारा पहले रशिया के ही अंडर में था, ठीक, रशिया के ही अंडर में था, जितना भी कजाकिस्तान का, ये किर्गिस्तान वगैरह जितनी भी कंट्रीज के नाम बताए, ठीक।
तो ये सारा पूरा एक था, लेकिन इसका विघटन हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, और रशिया एक अलग कंट्री बन गया, और ये छोटे छोटे जितने भी एरियाज थे वो अपने आप में एक अलग अलग कंट्री बन गए। तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये जितने भी, उज्बेकिस्तान वगैरह, ये सारे ये अलग अलग अपनी एक छोटी छोटी कंट्रीज बन गए। अब उस टाइम पे इनमें भी इन्फ्लेशन आ गया था। ठीक, ऑब्वियसली बात है, किसी के हाथ में एकदम से इकोनॉमी आएगी। ठीक, कल को एक काम करें, कल को आपके घर वाले ही आपको दो से बाहर निकाल दें कि चलो बाहर जाओ। अब आपके पास ना तो नौकरी है, और सिंपल उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया है, नौकरी है नहीं, जान कोई है मतलब जानकार कोई है नहीं, और नौकरी इतनी आसानी से मिलेगी नहीं, तो तब क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, है कि नहीं? स्ट्रगल करना पड़ेगा ना। मतलब जस्ट लाइक, जैसे ये देख लो कि कुछ लोग होते हैं, देखो मैं यहाँ पे सोसाइटी का भी बता देता हूँ, सोसाइटी एंगल भी ये भी समझाना जरूरी है। अब कुछ लोग होते हैं, घर से भाग जाते हैं, घर से भाग जाते हैं ना, किस चक्कर में? लव के चक्कर में घर से भाग जाते हैं, और इसके ऊपर जिंदगी नहीं चलती है। जब उनको बाद में पता चलता है कि उनको खाने पीने के लिए भी दिक्कतें आने लगी हैं, तो उस टाइम पे क्या पता चलता है? भाई पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए। लव वगैरह तो ठीक है, एक बार को मैं हल्का सा रोल प्ले कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बाद में आ जाता है ना जीवन काटने के लिए, वो पैसा है। अब इस पे सब लोग अलग अलग थ्योरी दे देंगे, वो मैं नहीं जानना चाह रहा कि हाँ सर, पैसे के साथ लव भी जरूरी है, ये सारी चीजें। लेकिन मुझे लगता है कि जिस टाइम पे इंसान के पास दो वक्त की खाने की रोटी के लिए दिक्कत आ जाती है ना, तो उस टाइम लव वगैरह सब रखे के रखे रह जाते हैं। तो इसलिए इस चीज पे ध्यान देना चाहिए भाई, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए जब तक आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड ना हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट ना हो। तो सेम विद दिस, यूएसएसआर क्या हुआ, अलग अलग हो गए, और जब वो घर से निकाल दिए गए तो उनको भी दिक्कत आ गई, तो इन्फ्लेशन उनको देखना पड़ा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या? हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन? एनीवन? हाइपर इन्फ्लेशन एकदम से बढ़ जाना। इज जस्ट लाइक गुस्सा। हाँ, लाइक हाइपरटेंशन। ओके, तो एकदम से बढ़ जाना कैसे, कितना बढ़ जाना? अच्छा, जैसे कि सर, आप लोगों ने, मतलब बताओ जैसे सर, बताओ। मतलब किसी किसी ईयर में, जैसे कभी कभी एक बार हुआ था कि ऑनियन बहुत महंगी हो गई थी, कभी टमाटर हो जाता है, आई थिंक ऐसे शायद। ओके, मैं अच्छा, तो गेस वो कर है। रही हूँ, मुझे। ओके, ठीक है। आपने आंसर से मतलब ठीक बता रहे हैं, बट वो हाइपर इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कितनों ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है अभी तक? जल्दी से बताओ मुझे, वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड नहीं हिस्ट्री पढ़ी पढ़ी है? सर। नहीं। नहीं पढ़ी? लुइस किंग के बारे में पढ़ा है? जब वर्ल्ड 10th क्लास में पढ़ी है? लुइस कुछ 15, याद लुइस नहीं है। 16, लुइस 14, कुछ याद नहीं है? एक टाइम पे इन्फ्लेशन वहां पे आया था, और सर पूरा बोरी भर भर के पैसे लेके जाते थे, तब एक ब्रेड का पैकेट मिलता था। समझ रहे हो? चलो ठीक है, मैं अपनी तरफ से ही बता देता हूँ, आप लोगों ने जब नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे तो ध्यान आएगा कि जो सर ने चीज बताई थी वो अच्छा यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है। जिस टाइम पे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, पढ़ लेना, थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े मतलब थोड़ी बहुत क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखोगे। तो इसलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड, ये तो जरूर ही पढ़ने हैं, उसके अलावा कुछ पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ये तो जरूर ही पढ़ने हैं भाई। रशियन, फ्रेंच, अमेरिकन, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तो भाई पढ़ना ही है। इसके अलावा चाहे कुछ पढ़ो मत पढ़ो, डजेंट मैटर। ओके, हाइपर इन्फ्लेशन एक लार्ज एंड एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन है। एंड व्हाट इज लार्ज एंड एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन? ये एक ऐसा इन्फ्लेशन है कि जिस टाइम पे आपके पैसे की पावर गिर जाती है बहुत ही ज्यादा, यानी कि आप परचेज ही नहीं कर पाते हैं। यार अच्छा, चलो यहाँ पे मैं इन्फ्लेशन के साथ साथ एक और कंसेप्ट बता देता हूँ। यहाँ पे बताना ठीक रहेगा कि बाद में? चलो पहले इसको समझ लो, वरना मैं परचेसिंग पावर इंडेक्स भी यहाँ पे बताता तो ज्यादा सही रहता। इसको ऐसे समझो कि ये उस तरीके का इन्फ्लेशन है कि बेसिकली क्या होता है कि आपको किसी भी एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मतलब बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ जाते हैं। यार चलो मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ, आप लोगों ने तो पूछा नहीं मेरे से कुछ भी डाउट,
अपनी तरफ से ही मुझे डाउट बताना पड़ेगा। आप लोग ने ये नहीं पूछा मेरे से कल से कि सर 2,000 रुपए का प्रोडक्ट था वो 3,000 में बिक रहा है, ये कैसे 1,000 रुपए बढ़े? आपने डिमांड एंड सप्लाई बढ़ा दिया, लेकिन पैसे की कीमत कैसे घटी? यार मेरे को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा 1,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, ये कैसे डिसाइड हुआ? ये सारी चीजें पूछा किसी ने मेरे से? नहीं पूछा। चलो मैं ही बताता हूँ। परचेसिंग पावर, मनी की परचेसिंग पावर क्या होती है, क्योंकि ये तभी समझ में आएंगे अब आगे की चीजें। तो इसलिए मनी की परचेसिंग पावर बताते हैं। मनी की परचेसिंग पावर, मनी की परचेसिंग पावर बताने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बैंक में अगर आप पैसे डिपॉजिट करते हैं, मान लीजिए कि बैंक है ये कोई भी, मैं किसी भी बैंक का प्रमोशन नहीं कर रहा, किसी भी अकाउंट, किसी भी बैंक में हो सकता है आपका अकाउंट। अगर आपने बैंक में 1,000 रुपीज जमा करे, तो बैंक आपको कुछ इस पे इंटरेस्ट देता है। कितना इंटरेस्ट, कितना भी दे देता है, मान लेते हैं, जस्ट एज्यूम कर रहा हूं मैं, मान लेते हैं 10% इंटरेस्ट देता है। तो आपके वो अमाउंट कितना हो जाता है? 1,100 हो जाता है। और आपको पता है बैंक इंटरेस्ट देता है। बैंक क्यों इंटरेस्ट देता है ये मेरे को बताओ, और इसका रीजन ये मत देना कि हमारा बैंक में पैसा सिक्योर रहता है। इसके अलावा कोई और रीजन है आपके पास तो वो मेरे को बताओ। ध्यान रखना, ये नहीं बताना है कि सर बैंक में हमारा पैसा सिक्योर रहता है। इसके अलावा कोई रीजन है तो बताओ कि बैंक हमको इंटरेस्ट रेट क्यों दे रहा है? एनीवन? सर अगर इंटरेस्ट रेट नहीं देगा तो फिर हम बैंक में डिपॉजिट ही क्यों करेंगे पैसे? मैं अगर आपसे मतलब ये तो आपको बैंक 10% दे रहा है, ठीक है, मैं आपसे बोलूं अंशिका जी बैंक में तो आपको 10% मिल रहे हैं, मैं आपको 20% दूंगा, तो क्या आप मेरे को 1,000 रुपए दोगी? हाँ ऑब्वियसली सर। बात है, मैं तो ज्यादा हम्म। इंटरेस्ट रेट दे रहा हूँ। हाँ। हाँ, तो फिर इस हिसाब से तो बैंक खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि लोगों को उधारी में ज्यादा पैसा मिल जाता है। मैं कल को आपसे 1,00,000 रुपए ले लूं कि अंशिका जी 1,00,000 दे दो मेरे को, 20% दूंगा मैं, बैंक 10% दे रही तो है, तो सर ऑब्वियसली ये बात है। भी सब करते हैं ज्यादातर, फाइनेंसिंग का काम भी। करते हैं फाइनेंसिंग का काम, लेकिन तो फिर बैंक मतलब उसमें भी इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है इंटरेस्ट उसमें भी? चलो, कहाँ से आया वो कंसेप्ट इंटरेस्ट का? मैं सिंपल भी तो दे सकता था ना, वो तो ऑन द मतलब टर्म्स ऑफ जैसे की। हमारा हमारा ओके, पैसा जो है, बैंक किसी को लोन चाहिए उसमें देते हैं, वहां से ज्यादा कमाता है लोन से, तो उसको 2-3% हमें दे देता है। उससे अच्छा भी एक तो बात करता है ना। बताओ, एक सिनेरियो सोचो, टेंशन ना लो, बहुत बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता था नहीं कि ये आंसर नहीं। नहीं मेरे पास ये आंसर आए, अच्छा था, क्योंकि मुझे इसमें कुछ पूछना था। एंड थैंक यू सो मच कि ये तुमने बताया। ये देखो, वेलकम। 1,000 रुपए, 1,100 रुपए, आपने बोला कि सर बैंक जो वो पैसे कमाता है। अंशिका जी मान लेते कि मैंने कल को आपसे 1,00,000 रुपए उधार ले लिए, ठीक है, जस्ट एज्यूम, मैंने आपको, और आपने मेरे को 1,00,000 रुपीज दे दिए, ठीक है। अब मैं इन 1,00,000 से 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, क्या आपको पता लग रहा है? मैंने तो आपसे 1,00,000 ही लिए ना, कि अरे अंशिका जी मेरे को मेडिकल कंडीशन की जरूरत हो गई, ये चीज हो गई। आपको तो नहीं पता ना, आपको तो सिर्फ इतना पता है कि मैंने आपसे मेडिकल के नाम पे लिए हैं, है कि नहीं? हाँ या ना तो हाँ बोलो, हाँ तभी तो कुछ। हाँ। ठीक है, अब मैंने उससे 10 लाख रुपए कमा लिए हैं, तो आपको पता थोड़ी चला हम्म। कि मैंने उस 1,00,000 से 10 लाख कमाए हैं? नहीं पता चला ना। मैं तो आपको सिंपल नहीं। 1,00,000 ही रिटर्न करूंगा, मेरे को एक हम्म 9 लाख रुपए का फायदा हो गया। अब भाई बैंक कितने भी कमाए और वो ना ही बताए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे थोड़ी पता चल रहा होगा उसने कितने रुपए कमाए हैं। वो ना दे मुझे इंटरेस्ट, मुझे पता थोड़ी चलेगा कि मैंने बैंक में 1,00,000 जमा करे, उन्हें 10 लाख कमा लिए हैं। वो नहीं दे रही हम्म। है, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो वो चाह रही है कि मैं तो नहीं दे रही, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है ना वो कितना अमाउंट कमा रही है। तब क्या होगा? पर बैंक की मतलब एक लिमिट होती है, वो उसे मतलब थोड़े से पैसे रिजर्व भी करके रखने होते हैं। सारे नहीं वो कहीं पे लगा सकती, जैसे 1 लाख लिए शायद, तो इसमें से कुछ अमाउंट रिजर्व भी करने होते हैं। हम्म, कोई दिक्कत नहीं है आपको, वो है ना, आपकी हर एक चीज को सिनेरियो में बैठाना है, कोई दिक्कत नहीं है, सिनेरियो में आ जाएगी। अब ठीक ठीक बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होता ठीक ठीक लगा लो भैया, तो वो आप ठीक ठीक बता रहे हैं, बस हल्का सा उसको अलाइनमेंट करने की जरूरत है।
वो वाली चीज है। चलो ठीक है, अब मैं बताता हूँ। यार मनी की जो है ना परचेसिंग पावर डाउन होती है, ये वैसे कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला था, सोच रहा था कि नेक्स्ट जाके बताऊंगा जिस टाइम पे पूछा जाता है कि इन्फ्लेशन से क्या फर्क पड़ता है हमारे मार्केट में। लेकिन मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ हल्का सा थोड़ा सा। यार आपको ये नहीं लग रहा है कि 1,000 रुपए की, मतलब जस्ट लाइक जैसे 100 रुपए की मैं कोई चॉकलेट आज खरीद पा रहा था 2023 में, और फिर वो मैं 100 रुपए की चॉकलेट नहीं खरीद पा रहा हूँ, अब मेरे को वो मिल रही है मान लेते हैं 150 रुपीज में। वही चॉकलेट है, आप ये देखो वही चॉकलेट है, सेम प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज सेम, प्रोडक्ट सेम है, ठीक है, प्रोडक्ट सेम है। यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे चेंज हुए हैं पैसे कितने, 50 रुपीज बढ़े हैं, प्रोडक्ट वही है, क्वांटिटी वही है। प्रोडक्ट में यानी कि कुल मिला के आपको नहीं लग रहा है कि 100 रुपए की कीमत कम हो गई है, 100 रुपए की कीमत कम हो गई है? एग्री विद दिस और नॉट? यस सर। 100 रुपए की कीमत अब कम एग्री। हो गई है। अब 100 रुपए की कीमत कम हुई है तो 50 रुपए और उसमें एक्स्ट्रा डाल के मेरे को सामान लेना पड़ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट तो वही सेम है ना, चॉकलेट वही है ये। और चॉकलेट जब वही है, सारी चीज वही है, तो यहाँ पे क्या हुई है, जो परचेसिंग पावर थी मनी की वो चेंज हुई है। और जब परचेसिंग पावर मनी की चेंज हुई है तो मनी का क्या हुआ है, अब हमें ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। सिंपल अभी इस चीज को यहाँ पे इतना ही समझना, क्योंकि अभी इन डिटेल में हम आगे समझेंगे, क्योंकि एक वो पूरा कंसेप्ट है। बट इसको सिंपल यहाँ पे इतना समझो। तो हाइपर इन्फ्लेशन को समझाने के लिए मैंने इतना सा बताया आप लोगों को। ये हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि मनी की पावर बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाती है। आपको एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए भी, जिस टाइम पे आपने कभी वो वाला फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ो, एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए भी एक बैग भर के पैसे लेके जाने पड़ रहे थे, ठीक। और ये जो है ये ट्रिपल डिजिट में पहुंच जाता है ओवरनाइट, एकदम से इंक्रीज आ जाता है, ओवरनाइट इंक्रीज, ओवरनाइट इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ठीक है, ओवरनाइट इन्फ्लेशन। और ये इस तरह की कंडीशन आपको बहुत टाइम देखने को मिली। जिम्बाब्वे में, जिम्बाब्वे तो में तो बहुत खस्ता हालत हो गई थी भाई साहब 2008 के अंदर में। 1993 में यूगोस्लावियन कंट्री में तो बहुत ही बेकार। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये बोलिवियन इन्फ्लेशन में, बोलिवियन कंट्रीज जो थी, मतलब 24,000% के हिसाब से, मतलब समझने की कोशिश करो, 24,000% इन्फ्लेशन बढ़ना। यार कहाँ मैं आपको 10% 20% बता रहा था, 24,000% पर एनम के हिसाब से इन्फ्लेशन। समझ सकते हो कितना लेवल पे इन्फ्लेशन बढ़ा होगा? यार कहाँ 20%, या मान लो कहाँ 150%, 200%, और कहाँ 24,000%। परचेसिंग पावर कितनी ज्यादा डाउन चली गई होगी पैसे की, और उस टाइम पे क्या हालत हुई होगी कंट्रीज की। ओके। और एक टाइम पे, जिस टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन आया था 1923 में, उस टाइम पे भी इस तरीके की हालत आ गई थी, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज बोटल नेक इन्फ्लेशन। ये टाइम भी देखते रहना, क्योंकि मुझे टाइम का नहीं अंदाजा लगता है जब मैं पढ़ाने लग जाता हूँ। तो 11:43 ही हुए हैं अभी तो, है कि नहीं, ज्यादा नहीं हुआ। बोटल नेक इन्फ्लेशन, व्हाट इज बोटल नेक इन्फ्लेशन? एनीवन अगर कोई बताए तो। अच्छा चलो मैं ही बताता हुआ चलता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हैं। बोटल नेक इन्फ्लेशन, एक तो ये राइटिंग भी अच्छे से नहीं लिखी जाती, मुझे खुद समझ नहीं आता क्या लिख दिया है। बोटल बोटल नेक इन्फ्लेशन, बोटल नेक इन्फ्लेशन के अंदर में कुछ नहीं होता। जिस टाइम पे जो क्या होता है कि इन्फ्लेशन, जिस टाइम पे जो सप्लाई है वो बहुत तेजी के साथ गिर जाती है, सप्लाई ड्रास्टिकली गिरती है, अचानक से ड्रास्टिकली गिर जाती है, ड्रास्टिकली आपको पता ही नहीं चला कि सप्लाई पूरी गिर गई है। और डिमांड आपकी ड्रास्टिकली क्या रहती है, सेम, मतलब डिमांड यहाँ पे सेम रहेगी, डिमांड सेम है जितनी पहले थी मार्केट में। मान लीजिए कि आप डेली, जैसे आप लोगों ने अभी टमाटर का प्राइस का बोला था मेरे को, सर टोमेटो जो था, टोमेटो की मार्केट में डिमांड तो वही है ना, क्योंकि जितने लोग कल टमाटर खा रहे थे उतने आज भी खाएंगे,
ठीक है, जितने लोग कल टमाटर खा रहे थे उतने आज भी खाएंगे, लेकिन क्या हुआ, अचानक से सप्लाई इसकी गिर गई, और सप्लाई गिर गई तो क्या हुआ, प्राइस में अप हुआ। डिमांड सेम थी, सप्लाई ड्रास्टिकली गिरी है, और जिस टाइम पे डिमांड सेम थी और प्राइस वो सप्लाई एकदम से गिर गई है, तो डिमांड जो प्राइस है वो बढ़ेगा। अब यहाँ पे किसी को रील वाला गाना तो ध्यान नहीं आ रहा, कौन सा रील में गाना चला था बताना जरा, देखते हैं कि कितने अपडेटेड हो आप लोग सोशल मीडिया पे। कौन सा था, ध्यान है किसी को? ध्यान भी होगा तो हम नहीं बताएंगे। है सप्तऋषि जी, ध्यान है? नो ओके। सर। हाँ हाँ, अरे ध्यान भी होगा तो नहीं बताओगे, अंशिका जी आपको तो ध्यान होगा। चलो, ध्यान है कि नहीं है? कोर इन्फ्लेशन बताते हैं, वो नहीं था आहा टमाटर बड़े मजेदार करके आया था यार कोई सा। चलो ठीक है, कोर इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है, इसके अंदर में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन देखने को मिलता है कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का, जिस टाइम पे इन्फ्लेशन को हम कैलकुलेट करते हैं। ये जो है इसके अंदर जिस टाइम पे हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं, जो ये कोर इन्फ्लेशन है, इसके अंदर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको हम कैलकुलेट तो करते हैं। ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है, और बना भी है, बन जाता नहीं है, बना भी है क्वेश्चन। इसमें सारे गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, बट इसके अंदर में आप कोई भी एनर्जी एंड फूड आर्टिकल्स को काउंट नहीं करते हैं जिस टाइम पे आप इन्फ्लेशन, मतलब कुल मिला के जिस टाइम पे हम इन्फ्लेशन काउंट कर रहे हैं हर एक चीज आएगी, लेकिन एनर्जी एंड फूड इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई भी चीज आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो चीज आपकी कोर इन्फ्लेशन कहलाती है। ठीक है, और ये पहली बार भारत में यूज करा गया था 2000 और 2001 में। ठीक, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, तो ये क्या है क्या नहीं है, चलिए ठीक है, आई होप आपको ये चीज ध्यान रहेगी। अरे क्या हुआ, ये नेक्स्ट आ गया था, ये पूरा डिलीट ही हो गया। कोर इन्फ्लेशन, हाँ ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अपन समझते हैं कुछ अदर वेरिएंट्स, मतलब कुछ अदर स्पेसिफिक टर्म्स को इन्फ्लेशन की, अदर वेरिएंट्स या अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशनरी गैप, व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप? इन्फ्लेशनरी गैप, ये टर्म्स बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं लेकिन होती बहुत छोटी है। ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप यानी कि जिस टाइम पे क्या होता है, गवर्नमेंट की गवर्नमेंट की गवर्नमेंट का क्या होता है, एक्सेस हो जाता है स्पेंडिंग पे, यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज्यादा कर देती है, नेशनल इनकम जितनी हो रही है उससे ज्यादा कर देती है। यानी कि कुल मिला के ऐसा समझ लो, जो फिस्कल डेफिसिट वाली कंडीशन है ना, कि आमदनी जो हो रही है वो तो अठन्नी हो रही है, लेकिन खर्च रुपया हो रहा है, कुल मिला के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है। जस्ट लाइक जैसे मान लो कि 100 रुपए की अर्निंग हो रही है, 150 रुपए खर्च हो रहे हैं, ये जो 50 रुपए हैं ये तो कहीं से उधारी पे ले रहे हैं ना, तो यही एक डेफिसिट है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो यानी कि फिस्कल डेफिसिट को ही इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, सिंपल इतना ध्यान रख लो, फिस्कल डेफिसिट को ही इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से जाना जाता है। ओके, तो इतना ध्यान रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। और इस टाइम पे क्या करते हैं कि इंक्रीज करते हैं हम अपना प्रोडक्शन लेवल को, जिससे कि हम मार्केट इकोनॉमी को सही ले आए। ठीक, और जिससे कि क्या होता है, मतलब बेसिकली चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं? एक्स्ट्रा क्रिएशन, ड्यू टू एक्स्ट्रा क्रिएशन मनी ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, डिफ्लेशनरी गैप, यानी कि डिफ्लेशनरी गैप यानी कि कुल मिला के कुछ नहीं है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। सर अभी हमने इन्फ्लेशनरी गैप पढ़ा, डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि
इसके इस टाइम पे क्या है, गवर्नमेंट की अर्निंग अगर 200 रुपए हो रही है तो गवर्नमेंट खर्च कितना कर रही है, 100 रुपए कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट खर्च कितना कर रही है, 100 रुपए कर रही है। तो ये वाली कंडीशन क्या है, हमारी फिस्कल सरप्लस कहलाती है। फिस्कल पॉलिसी यानी कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि जो भी आरबीआई वगैरह के द्वारा बनाई जाती है, तो इसलिए हम इसको फिस्कल सरप्लस बोलते हैं। ठीक। डिफ्लेशनरी गैप, ये जो सिचुएशन होती है इसमें क्या होता है, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर देन द डिमांड एंड इकोनॉमी यूजुअली हेड्स फॉर अ जनरल स्लोडाउन इन द लेवल ऑफ डिमांड, दिस इज ऑल्सो नोन एज द आउटपुट गैप। ओके, चलो ठीक है। बेसिकली सिंपल फिस्कल सरप्लस वाली जो कंडीशन है, इसको आप आराम से इसको मतलब कि फिस्कल सरप्लस इज डिफ्लेशनरी गैप, इसको ध्यान रख लेना। ओके। इसमें क्या होता है कि हम डिमांड से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं ना किसी भी चीज को, तो तब हम सरप्लस में, डिमांड से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी चीज को, डिमांड से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इन्फ्लेशन में क्या था कि हम डिमांड से कम चीजों को अचीव कर पा रहे थे। इन्फ्लेशनरी में डिमांड जितनी थी उससे कम ही तो चीजें कर पा रहे थे, डिमांड से कम। यानी कि हम डिमांड जितनी थी उससे कम कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास पैसे वगैरह ये सारी चीजें नहीं थी, तो हमें धीरे धीरे चीजों को प्रमोट करना पड़ा। भाई ये इधर नहीं आएगा क्या, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन स्पाइरल क्या होता है। इन्फ्लेशन स्पाइरल, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन स्पाइरल, व्हाट इज इन्फ्लेशन स्पाइरल। इन्फ्लेशन स्पाइरल का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन स्पाइरल ये जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो जिस टाइम पे वेजेस वेजेस जो है, व्हेन वेजेस प्रेस प्राइसेस अप एंड प्राइसेस पुल वेजेस अप, यानी कि जिस टाइम पे वेजेस, अब ये क्या है वो मैं बताऊंगा। वेजेस किसी प्रोडक्ट के प्राइस को अप करवाते हैं, या जिस टाइम पे प्राइस वेजेस को अप कराते हैं। व्हाट इज दिस, एनीवन कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज दिस। मैंने ये जो लिखा है इसका क्या मतलब है, बताओ जल्दी से, क्या मतलब हो सकता है इसका। कोई बताएगा क्या मतलब हुआ इसका। क्या सर? सॉरी, वो बीच ये में जो, कॉल आ गया था एक फ्रेंड का। अच्छा, 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 तो आप नहीं थे। मैंने ये जो लिखा है इसका क्या मतलब है। वेजेस कई बार प्राइस को अप करा देते हैं और प्राइस कभी वेजेस को ऊपर करा देते हैं, क्या मतलब है इसका। अरे कुल मिला के सिंपल इसका मतलब ये है, जिस टाइम पे अगर किसी की इनकम, मतलब पूरे नेशनल में इनकम अगर मान लेते हैं कि लोगों की 1,000 रुपये नेशनल इनकम थी, तो उसी हिसाब से चीजें रहेंगी। जैसे 1 रुपए किलो चीनी रहेगी, 1 रुपए केजी शुगर रहेगी, 2 रुपए केजी आटा, नहीं आटा तो बहुत महंगा होगा, 2 रुपए केजी मान लेते हैं तेल, तेल हो गया, ऑयल हो गया। क्योंकि इस टाइम पे जो एवरेज इनकम है लोगों की वो 1,000 रुपये है। अब वेजेस की वजह से, मतलब प्राइस, मतलब अगर आप देखें तो ये जो इनकम के अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ कि यहाँ पे ये कितना हो रहा है। अब जैसे ही मान लीजिए, अब मान लेते हैं कि उल्टा सिनेरियो मान लेते हैं कि धीरे धीरे मार्केट में प्राइस बढ़ने लगे, 50 रुपए किलो चीनी हो गई, शुगर हो गया। अब यार जिसकी 1,000 रुपए इनकम थी वो तो इन सारी चीजों में इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, तो अब क्या हुआ, लोगों को पता चलने लगा कि सैलरी में इजाफा करो, बढ़ाओ भाई सैलरी। तो अब 1,000 से सैलरी कितनी करनी पड़ेगी, 5,000 रुपए। तो ये दोनों एक दूसरे के स्पाइरल में चलते हैं। तो कई बार प्रोडक्ट के प्राइसेस के अकॉर्डिंग वेजेस को देख लिया जाता है, कई बार वेजेस के अकॉर्डिंग प्राइसेस को देख लिया जाता है। मतलब जितनी आमदनी उतना ही तो सारी चीजें होंगी ना, हर एक चीज बैलेंस आउट में चल रही है। ठीक है। अगर कोई सोच रहा है कि आज के जमाने में, पहले वो अगर 10,000 कमा रहा था और आज के जमाने में 1 लाख कमा रहा है, तो भाई साहब जितना खर्चा हो रहा है ना वो एकदम दोनों को मिनिमाइज कर रहा है। क्यों, क्योंकि 10,000 रुपए में जो पहले चीजें मिल रही थी वो उसी के अकॉर्डिंग मिल रही थी। अब 1 लाख रुपए में वही चीज अब 1 लाख के अकॉर्डिंग मिल रही है। जिस टाइम पे आपकी सैलरी 10,000 मान लेते हैं, तो मान लेते हैं उस टाइम पे चीनी 10 रुपए केजी थी, लेकिन आज आपकी सैलरी 1 लाख है तो आज आपको चीनी 50 रुपए किलो मिल रही है। बात तो वही है ना, इंक्रीमेंट इन प्राइस, इंक्रीमेंट इन वेजेस। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पैसा बच ही जाएगा। जिस टाइम पे 10,000 थी उस टाइम पे कम बच रहा था, 1 लाख में थोड़ा सा ज्यादा बच जाएगा, लेकिन एट द एंड चीजें बराबर ही हैं।
तो जिस टाइम पे आप गांव से बाहर रहते हैं, तो गांव तो जितने भी, मतलब मान लीजिए कि if अगर विलेज से आप गांव शहर में आए हैं ना, सिटी में, तो विलेज में जो आपके दादी दादा चाचा, भाई अगर डिस्टर्ब करना है तो बता दीजिए, फिर मैं रिमूव कर देता हूँ, अगर सुनना है तो आप रहते लीजिएगा। ओके। तो विलेज में क्या होता है, जिस टाइम पे आप विलेज से सिटी में आते हैं, विलेज सब सिटी में आए, तो जितने भी आपके रिलेटिव्स वगैरह जो भी विलेज में थे, जो भी आपके दादी दादा चाची चाचे ये सब जो भी हैं, वो आपको सोचते हैं कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा, मतलब पैसे कमाने लगे हैं, बहुत ज्यादा मालदार, मतलब हर एक चीज पे आपको वो ताना सा देने लगेंगे कि अरे अब तो बड़े आदमी हो गए, ये हो गए। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि भाई सिटी के जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी तो इनकम के हिसाब से हैं। उनको सिर्फ क्या दिखता है, आपकी मंथली इनकम दिखती है कि अरे ये तो 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं। अरे भाई वहां के रहने का एक्सपेंस भी तो देखो, है कि नहीं। वो अलग बात है कि थोड़ा बहुत जरूर बच जाता है, लेकिन इतना नहीं हो पाता है जितना सब लोग एक एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। ये चीज किस किस ने फील करी है, एनीवन, अगर किसी को लगता है तो। फील फील करा है कभी ये, या नहीं? क्या सर? रहने दो, और पूरी रामायण निकल के पूछ रहे हो कि सीता का बाप कौन था? ये मतलब बार बार कोई आके डिस्टर्ब कर देता है ना, छूट जाता है बीच में। नहीं चलो ठीक है, अब आगे पूछ लेंगे। ये सही था। तो आपको राम बताने पड़ेगा कौन है। नहीं ठीक है, अब कोई नहीं, अब तुम वीडियो देखना, अब अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या पूछ रहा था। हाँ, इन्फ्लेशन लास्ट क्या अकाउंट, मुझे देखना पड़ेगा। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग? एनीवन, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग नथिंग भाई, जिस टाइम पे आप प्रॉफिट अपना कैलकुलेट करें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके। सिंपल देखो, छोटी छोटी टर्म्स है। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, ओवरऑल आपका प्रॉफिट कितना हुआ, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करा। मान लो कि इन्फ्लेशन से पहले आपका प्रॉफिट हो रहा था, कि आपने कोई बिजनेस चलाया, पहले आपको प्रॉफिट हो रहा था 1,000 रुपए पर डे। लेकिन आपको पता चला कि यार मार्केट में बहुत ज्यादा चीजें हुई है, प्रोडक्ट के प्राइसेस भी बढ़े हैं, जो चीज मैं पहले 100 रुपए के लिए कर रहा था, आज वो 150 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इस हिसाब से ओवरऑल मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ, तो मैंने इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके निकाला। व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग योर प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन, देन इट इज नोन एज इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। Okay, and this thing is not for you because corporate companies uses this concept। आप अपना क्या ही प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे ये इन्फ्लेशन एडजस्ट वगैरह ये करके। तो ये कंपनीज वगैरह काफी अच्छे लेवल पे करती हैं, तो अगर पूछ लिया जाए तो आप बता देना। तो ये कॉर्पोरेट प्रॉफिटिंग है, मतलब जितनी भी कंपनीज होती हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो उनको ये करना पड़ता है, क्योंकि उनको एट द एंड एम्प्लॉय को पैसे देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, दो टर्म्स रह गई हैं हमारी। दो टर्म्स कौन कौन सी, दो टर्म्स नहीं रह गई हैं। हाँ, एक है इन्फ्लेशन टैक्स, एक है इन्फ्लेशन टैक्स। यार ये बहुत अच्छी चीज है, इन्फ्लेशन टैक्स। इन्फ्लेशन टैक्स को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। एनीवन, किसी ने भी इस चीज के बारे में सुना है? सीनियोरेज, एनीवन, किसी ने सुना है? क्या होता है, व्हाट इज दिस? सुना है तो बताओ, नहीं सुना है तो बताओ। नहीं सुना सर। नहीं सुना, एनीवन, किसी ने भी नहीं सुना। ओके, चलिए ठीक है। ओके, अच्छा मेरे को बीच बीच में बताते रहना कि जो जो चीज आपको पता है बेसिकली। अच्छा, जो भी बोलता रहेगा, या सप्तऋषि जी, अंशिका जी, अनु जी, कोई भी बीच में बोलता रहना, जब जब मैं पूछूं, तो उससे पता तो रहेगा ना कि आपको हाँ चीजें सही बता रहा हूं मैं। यार, सरकार को 500 रुपए का नोट बनाने में कितने रुपए लगते हैं? अंशिका जी कितने लगते होंगे 500 रुपए का नोट बनाने में? पता नहीं सर, नो आइडिया। RS नो, नो बोला ना, तो RS 9 रुपए ही बन लगते हैं, ठीक है। हम इसको 10 मानते हैं ओवरऑल करके आपके कैलकुलेशन के लिए। ठीक है सप्तऋषि जी, 10 रुपए लगते हैं 500 रुपए का नोट बनाने में। किसको? गवर्नमेंट को, ध्यान रखना। गवर्नमेंट को 500 रुपए का नोट बनाने में ओवरऑल 10 रुपए का खर्चा आता है। ये मार्केट में पैसा आता है,
अब ये मार्केट में 500 रुपए का नोट आया, मार्केट में 500 रुपए आया, गवर्नमेंट को खर्चा कितना आया था? सिर्फ 10 रुपए का, -10 रुपीज। गवर्नमेंट को पैसा कितना आया? 490 रुपए का फायदा हुआ ना यार। ये जो 10 रुपए का खर्चा आया इसमें 500 रुपए के नोट में, लेकिन ये मार्केट में तो 500 रुपए में ही चलेगा ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसको बनाने में 10 रुपए का खर्चा आया गवर्नमेंट का, लेकिन ये मार्केट में जैसे ही आया ये 500 रुपए का चलेगा। अब खर्चा 10 रुपए का है तो ओवरऑल गवर्नमेंट ने अपना जो गवर्नमेंट का जो खर्चा आया था, अगर मैं उसको माइनस कर दूं 500 में से, तो कुल मिला के 490 रुपए का गवर्नमेंट का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ या ना? हाँ या ना? भाई इतना तो बताओ, समझ आ रहा है ये जो मैं बोल रहा हूँ? हेलो। गवर्नमेंट को क्या फायदा, क्या मतलब? तुम फिर कॉल पे चले गए थे क्या? तुम बीच बीच में आते हो दोबारा नेटवर्क। हाँ। अरे भाई यार, मैं ये बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट को 500 रुपए का नोट बनाने में 10 रुपए का खर्चा आता है। अब ये जो 500 रुपए का नोट है वो मार्केट में आके 500 रुपए में ही चलेगा। गवर्नमेंट को प्रॉफिट कितने का हुआ? क्योंकि 500 रुपए का नोट 500 में चल रहा है। 10 रुपए गवर्नमेंट का खर्चा आया था, 490 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? है कि नहीं? 490 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। ऑब्वियसली बात है। अब जिस टाइम पे वो 2000 का नोट बना रही थी उस टाइम पे भी उसको 10 रुपए का खर्चा सर आ रहा हेलो। था। हाँ हाँ बताओ। सर एक बार और एक्सप्लेन करेंगे, मतलब समझ में नहीं आया ठीक से। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, आप कल को, अच्छा ये बताओ, कल को आप फर्जी करेंसी बनाने लगो। फर्जी करेंसी छोड़ो, मैं आपको बोल देता हूँ कि आपको 500 का नोट बनाना है, लेकिन उसको बनाने में कितने रुपए खर्च हुए? 10 रुपए। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए पेपर लेके आए, इंक जेट सर लेके आए। जैसे गवर्नमेंट को फंड कम पड़ते हैं ना, तो जितना फंड चाहिए वो नोट बनाओ। हाँ, ऐसे नहीं होता है कि घर में Obviously। मशीन रखी है तो कितने भी छाप दो, ऐसे नहीं है। अगर आपके हिसाब से चलने लगे कल को देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सही है सारी यार दोबारा। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएंगी, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम सॉल्व, किसी को पैसे की हाँ कमी नहीं, पॉवर्टी खत्म, हाँ, नहीं नहीं ठीक है। डेवलप्ड नेशन। तो सप्तऋषि जी, कल को मैं आपको बोलता हूँ कि आपको 500 रुपए का नोट बनाना है, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना। और 500 रुपए का नोट बनाने में आपको 10 रुपए का खर्चा क्यों आया? कि सर आप 2 रुपए का पेपर लेके आए, 5 रुपए आपने उसको डाई में खर्च करे, यानी कि इंक के लिए खर्च करे उसकी, और 2 रुपए आपने मान लेते हैं कि उसको ड्राई करने में खर्च करे, और 2 रुपए आपने उसमें गम वगैरह कुछ भी चिपकाने वगैरह के लिए खर्च कर दिए उसको। नहीं ज्यादा हो गया, 1 रुपया मान लेते हैं, 10 पहुंचाना है ना। आपको खर्चा कितना है सप्तऋषि जी? हाँ या ना बोलते रहे ना, तब आपको ये समझ में आएगा कितने रुपए का खर्चा आया 500 रुपए का नोट बनाने में। सर 10। 10 रुपीज का खर्चा आया। मार्केट में ये 500 का नोट कितने रुपए में चलेगा? 500 का चलेगा ना। अब यस। आप वो 500 रुपए का नोट मेरे को दोगे तो मेरे पास तो 500 रुपए आएंगे ना, है कि नहीं? यस यस सर। आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 10 रुपए का आपका खर्चा था, नोट 500 में चला, कितने का प्रॉफिट हुआ है? पूरा सर 500 का ही हुआ, दस 490 का रुपए हुआ का बस। खर्च हाँ, 10 खर्च हुए, हाँ। कितने का हुआ सप्तऋषि जी? आप बताइए अब कितने का प्रॉफिट हुआ है? कहाँ चले? आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आवाज आ रही है कि मेरी नहीं आ रही है? आ रही है सर। तो सप्तऋषि जी बताओ ना, अब आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है? 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, वो 490 रुपए का प्रॉफिट हुआ है ना, सीधा सीधा। 10 रुपए का खर्चा है, 500 रुपए में वो नोट चल रहा है, 490 रुपए का आपको उसका प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल, ठीक है? अब इस तरीके से जिस टाइम पे गवर्नमेंट प्रिंट करती है तो गवर्नमेंट को भी तो इस तरीके का होता है ना, नहीं होता है? तो वो जो पैसा है वो किस तरीके से जाता है, अब उसका वो पैसे का क्या करती है, अब वो सारी चीजें हम समझेंगे कल। अब आप ये चीज पढ़ के आना, तो तब मैं देखता हूँ कि आप लोगों को, क्योंकि अब हो गया है 1 घंटा लगभग, तो इसलिए इसको यहीं पे ही रोकते हैं। कल हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग के अलावा फिलिप्स कर्व पढ़ेंगे, रिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, और इसमें काफी सारी चीजें रह गई, जैसे कि इफेक्ट क्या होता है इन्फ्लेशन का, क्रिएट
क्रेडिटर डेप्टर्स पे और लैंड करने वाले पे, एग्रीगेट डिमांड पे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट पे क्या, इनकम पे क्या, सेविंग्स पे क्या फर्क पड़ता है, टैक्स पे क्या फर्क पड़ता है, इन्फ्लेशन भारत में किस तरीके से चल रहा है, WPI CPI क्या है क्या नहीं। अभी तो ये बहुत बड़ा चैप्टर, तीन तीन लगेंगे इसमें सेशन इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी वाला, एक इन्फ्लेशन वाला, ठीक चैप्टर है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, और जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं, इफ अगर उनको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं वो आपका डाउट नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर सकूं। और लाइव अटेंड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ही है, और इस बैच की फीस ही क्या है, सिंपल क्या है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।